की आज की कार्रवाई शुरू की जाए। आप भारती देवी 27 वर्ष दफा 309 के तहत हाजिर हो। भारती देवी, गीता पर हाथ रखकर कसम खाएगी, आप जो कहेंगी सच कहेंगी और सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगी। मैं कसम खाती हूँ, मैं जो कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। डरिए मत, मैं तुम्हारी सरकारी वकील हूँ और मैं तुम्हारा केस लड़ रही हूँ। वकील साहब, मुझे बचा लीजिए, बचा लीजिए मुझे। ये लोग मुझे मार डालेंगे, वकील साहब मुझे मार डालेंगे ये लोग। कौन है ये लोग जो तुम्हें मारना चाहते हैं और कौन है ये लोग जो तुम्हें पागल कह रहे हैं? पागल पागल कहते हैं ये लोग मुझे। मेरे मेरे ससुराल वाले, मेरी सास, मेरी ननद, मेरे जेठ जेठानिया सब मुझे पागल कहते हैं। झूठ बोल रही हो तुम मेंटली बीमार हो, इसलिए तुमने 27 सितंबर 2013 की रात आत्महत्या करने की कोशिश की, खुद को जलाने का प्रयास किया। अरे तुम तो मर जाती और तुम्हारे परिवार वाले, सास ससुर पति सभी जिंदगी भर जलील होते, कोर्ट और पुलिस स्टेशन के चक्कर काटते रहते। बोलो कि ये झूठ है। हाँ, ये झूठ है। मैंने आत्महत्या करने की कोशिश ही नहीं की, मुझे तो जलाकर मारना चाहते थे ये लोग। किसी तरह बच बचाकर मैं पुलिस स्टेशन पहुंची, पर वहां इन्होंने झूठा इल्जाम लगा दिया कि मैं पागल हूँ और मुझे पागल खाने भेज दिया। देखिए, मुझे माफ कर दीजिए चिल्ला कर बात करने के लिए, लेकिन ये मैं नहीं, तुम पर लगाए गए इल्जाम पुलिस की रिपोर्ट पर बता दीजिए। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, मेरे काबिल दोस्त पुलिस प्रक्रिया का सवाल उठा लिया, गुप्ता खानदान को बदनाम कर दिया और इतना ही नहीं, एक बदचलन महिला जो दिमागी तौर से बीमार है उसे बचाने का भी प्रयास कर रही है, जो आगे चल के समाज के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, मेरा ये प्रयास नहीं है। मैं तो चाहती हूँ प्रताड़ित महिला को न्याय मिले। चाहती बहुत है जो ये मैडम, पर ये कोई मंदिर या मस्जिद तो है नहीं जहाँ आपकी मन्नत और मुरादें पूरी हैं। मैं आपको याद दिला दूं, ये अदालत है, यहाँ से ठोस सबूत और गवाह पेश किए जाते हैं। मिलॉर्ड, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं मिस भारती देवी से चंद सवाल पूछूं। आपको इजाजत? थैंक यू। मिस भारती देवी, किसी को अधिकार नहीं कि आप किसी समझदार महिला को कोई तो मुझे ये लोग पागल क्यों कहते और मुझे पागल खाने में बुलाया गया, बताइए। ये तो बहरहाल आप ही बता सकते हैं मिस भारती देवी कि कोई आपको पागल खाने में क्यों डाला? ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, मेरे काबिल दोस्त कोर्ट की वक्त मैंने अभी तक आपके साइड से कोई सवाल किया ही नहीं कोई मैडम। आप ऐसे ही मेरे क्लाइंट को बातों में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, कोर्ट का वक्त जाया कर रहे हैं। कैसे जाया कर रहे हैं? मैंने अभी तक आपके क्लाइंट से कोई सवाल पूछा ही नहीं, पूछा है क्या? और आप पहले ही मेरे सवाल पर अपने क्लाइंट को जवाब काटने का बहुत ही अच्छा कोशिश प्रयास कर रही है। विपक्ष के वकील को बोलने का पूरा थैंक यू। हाँ, तुम्हें इस भारतीय देवी कहाँ थी? आप अदालत को यह बताइए कि 27 सितंबर की रात आपके पति जहाँ तक मेरा ख्याल हाँ, ख्याल नहीं मैडम, ये अदालत है, जरा यकीन से गौर से सोच के बताइए, 27 सितंबर की रात आपके पति कहाँ थे? 27 सितंबर की रात 27 सितंबर की रात मेरे पति एक पार्टी गए हुए थे।
देर रात वो नशे की धुत की हालत में घर पहुंचे। मुझसे बहुत मारपीट की उन्होंने और मुझे चिल्लाकर मारने की कोशिश की। मैंने तो आपसे पूछा ही नहीं मिस भारती देवी के 27 सितंबर की रात आपके पति क्या कर रहे थे। मैंने आपसे सिर्फ क्लियर इतना पूछा था कि 27 सितंबर की रात आपके पति कहां थे। मिलॉर्ड, जैसा कि मैंने पहले भी बताया अदालत में, मिस भारती देवी दिमागी तौर पे बीमार और अपने पति पे एक और झूठा इल्जाम लगा। पहले जला के मारने की कोशिश और अब शराबी होने। मिस भारती देवी, क्या आप यकीन से कह सकती हैं कि 27 सितंबर की रात आपके पति नशे की हालत में धुत थे? हाँ, वो नशे की हालत में धुत थे। आप झूठ बोल रही हैं मिस भारती देवी, सरासर झूठ। अगर आपके पति नशे की हालत में धुत थे तो आपको कैसे चला सकते हैं? मिलोड, गौर करिएगा, जो इंसान अपने आप को नहीं संभाल सकता वो किसी और को क्या मारेगा। खैर मिस भारती देवी, अगर हम आपकी बात मान भी तो क्या आप अदालत को ये बताना चाहेंगी कि वो आपको क्यों मारना चाहता था, या क्या लीजिए क्यों मारना चाहता है? मारना चाहते हैं। चाहते हैं वो मारना मुझे। एक ही चीज तो चाहिए इन इंसानों को, दहेज। दहेज चाहते थे कि कुछ लेके आए, सोना, चांदी, गहना, पैसा, गाड़ी, बंगला, ये मांगे थी उनकी और मेरे घर वाले ये मांगे पूरी ना कर सके। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब मिस भारती देवी। तो आज बेसिकली आज आपने कोर्ट में अपने पति और सास ससुर को पहले जलाने का आरोप लगाया, फिर पति के शराबी होने का, और अब पूरे खानदान पर दहेज का आरोप लगाया। बहुत खूब मिस भारती देवी, आप जरा इत्मीनान से 2 मिनट बैठ जाइए और गौर से सोच के इत्मीनान से कोर्ट को बताइए कि आज इस अदालत में आप अपने परिवार पर और क्या क्या आरोप लगाएंगे। ये अदालत आराम से सोचिए। ये इल्जाम मेरे सच नहीं है, सच है जज साहब, ये सच है। केस बिल्कुल आईने की तरह साफ है जज साहब। मिस भारती देवी, जो कि पूरी तरह से दिमागी तौर पर बीमार है, अपने परिवार पर एक के बाद एक मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। और मैं आपको यह भी बता दूं, इन आरोपों का वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ इनके कमजोर दिमाग की उपज। और इतना ही नहीं जज साहब, मैं आपको यह भी बता दूं कि इनके चरित्र में भी कई बार आरोप लग चुके हैं। ये झूठ है, ये झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। सच तो यह है जज साहब कि 27 सितंबर की रात जब मिस भारती देवी के पति घर लौटे, उन्होंने मिस भारती देवी को एक गैर लड़के के साथ बुरी अवस्था में पाया, बेहद ही बुरी अवस्था, आपत्तिजनक। वो गैर लड़का पड़ोस का था और उसकी उम्र मात्र 16 वर्ष। अपने पति को देखते मिस भारती देवी ने भागने की कोशिश की, पर उनके पति, क्योंकि एक निहायत ही नेक और समझदार किस्म के इंसान, उन्होंने मिस भारती देवी की इस घृणित हरकत को नजरअंदाज करना ठीक समझा, और इतना ही नहीं, उन्हें चिकित्सा के लिए मेंटल हॉस्पिटल भी ले। मिलॉर्ड, मिस भारती देवी सिर्फ एक जुर्म नहीं कर रही, तो समाज में गंदा माहौल पैदा कर रही। वो अबोध बालक जिसे मिस भारती देवी अपने अय्याशियों के लिए इस्तेमाल करती है, इफ रिक्वायर्ड उसे कोर्ट में पेश कर सकता हूं। मैं सिर्फ ये चाहता हूं जज साहब कि मिस भारती देवी की अच्छी तरह से इलाज हो और उन्हें तब तक मेंटल हॉस्पिटल से ना रिहा किया जाए तब तक ना पूरी तरह से ठीक हो। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, मेरे काबिल दोस्त मेरे क्लाइंट पर बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हैं, एक के बाद एक बेबुनियाद इल्जाम। एक महिला जो दया की पात्र है। आपको दया बहुत आती है जूही मैडम, और दूसरों की इज्जत की भी आपको बहुत कर रहा है। पर एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि अदालत है, यहाँ से ठोस सबूत और गवाह पेश किया है। आपके पास एक भी गवाह या सबूत इनके पक्ष में, तो पेश कीजिए। शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए, आपको कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और आप वापस घर जाएंगे।
मुझे फांसी लगा दीजिए, फांसी। पर मैं पागल खाने नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, मैं पागल खाने नहीं जाऊंगी। आप शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए। जज साहब, बड़ी शर्म की बात है, हमारे देश को आजाद हुए 67 वर्ष हो चुके हैं। देश एजुकेशन और डेवलपमेंट की ओर भी बढ़ रहा है, इतनी तरक्की कर रहा है। आज भी हम अपनी झूठी शान के लिए दहेज का दिखावा करते हैं। एक स्त्री को सिर्फ एक भोग की वस्तु समझते हैं। अरे मिस पाहुजा, कोर्ट को गवाह थे, सबूत आपके उपदेश नहीं मैडम। है मेरे पास सबूत। जज साहब, ये है सीनियर डॉक्टर दिवाकर की रिपोर्ट पागलखाने से। इसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है कि भारती देवी की मानसिक रूप बिल्कुल स्वस्थ है। इनका अस्पताल में ना तो किसी से विवाद हुआ और ना ही इनके आचरण पर किसी ने उंगली उठाई। जज साहब, मेरे क्लाइंट को रिहा कर दिया जाए जल्द से जल्द। ये है पागलखाने की रिपोर्ट। भारती देवी के बयान और डॉक्टर की रिपोर्ट से ये साफ मालूम पड़ता है कि भारती देवी निर्दोष है और उन्हें तुरंत मेंटल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाए। और साथ में सोहन गुप्ता और उसके परिवार को ये भी हिदायत देती है कि भारती देवी का पूरा पूरा ख्याल रखा जाए। रिपोर्ट इज एट। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं अशोक चौधरी और आप देख रहे हैं आपका अपना शो समाज की पीड़ा। आगे बढ़ने से पहले हम आपका परिचय कराते हैं। आज के हमारे नए मेहमान डॉक्टर दिवाकर, शहर के जाने माने मशहूर साइकियाट्रिस्ट। आप हैं मिस जूही, बहुत ही नेक, ईमानदार, बहुचर्चित वकील। चलिए बात करते हैं हमारे सिस्टम की। हमारा सिस्टम बहुत ही कमजोर है और ये बात बिल्कुल सही है। आपको याद दिलाते हैं 16 दिसंबर को हमारे देश में एक लड़की के साथ गैंगरेप की घटना। ये खबर पूरी दुनिया में पहले पन्नों पर छपती रही, टीवी चैनल्स पर इस पर बहस होती रही, प्रदर्शन हुए, लोग सड़कों पर उतर आए, लोगों में गुस्सा था, लोग जाग चुके थे। हमारा समाज कुछ समय के लिए जाग गया था, लेकिन कुछ समय के बाद सब कुछ शांत हो गया। हमारा समाज सब कुछ भूल गया। अगर आप सबको ये याद रहता तो ये दिन नहीं आता। बलात्कारियों को फांसी दो, समाज में गंदगी फैलाने वालों को कठोर सजा दो, दहेज प्रथा जैसी रूढ़िवादी परंपराओं का पूरे तरीके से बहिष्कार दो। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम डॉक्टर साहब से उनकी राय जानना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में बलात्कार, दहेज प्रथा जैसी रूढ़िवादी परंपराएं पूरी तरीके से बढ़ रही है। आप क्या कहना चाहते हैं? अशोक जी, मेरे पास बहुत से ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनके मानसिक रोग की वजह वो खुद नहीं होती, बल्कि हम लोगों से मेरा तात्पर्य है कि हमारा परिवेश, इस समाज में जो हमारे द्वारा दिया गया वातावरण है, हमारी रूढ़िवादी परंपरा कभी कभी, हमारी संकुचित सोच कभी कभी, और बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो इसकी जननी है, एक तरीके से कह सकते हैं। जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, हमारा परिवेश, हमारी संकुचित सोच, क्या यह कहना उचित नहीं होगा कि हमारी इसी संकुचित सोच और विचारधारा ने हमारे सामाजिक व्यवस्था को कुव्यवस्था में तब्दील कर दिया है, जिससे लोग बेकार और विचलित की जिंदगी जीने पर मजबूर हैं, या यूं कहें बेबस हो चुके हैं? आइए जानते हैं मिस जूही से वो क्या कहना चाहते हैं। अशोक जी, ऐसी घटनाएं मेरे पास आते हैं, या तो वो लोग बहुत गरीब है या कोई दूसरा वकील उनका केस नहीं लेना चाहता। मेरा तो यही प्रयास रहता है कि इन बेबस, मजबूर और पीड़ित लोगों को न्याय मिले।
अगर हम जैसे लोग इनकी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? सही वकील साहब ने कहा हम लोग नहीं तो कौन। चलिए अब चर्चा करते हैं पिछले एपिसोड में पूछे गए सवाल पे। लेकिन एक यहाँ पर लेते ही छोटा सा ब्रेक के बाद चर्चा लड़ गई है। आप कहीं जाइएगा बस लौटते ही छोटे ब्रेक। मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ कलर बदल डालिए अपने घर की पुरानी सिस्टम नहीं है तो अभी इंस्टॉल करवाएं। घर परिवार समाज और लोगों को सुरक्षित रखें। आपका सुरक्षा कवच सुरक्षा सीसीटीवी। हर्बल टॉनिक आपके दिमाग को रखे तंदुरुस्त और बढ़ाए अपनी सोचने की क्षमता, आपकी याददाश्त को रखे ताजी और दिलाए भूली बिसरी यादें। है ना कमाल की चीज? तो रोज लीजिए हर्बल टॉनिक। मॉडर्न कैमरा लेटेस्ट स्क्रीन टेक्नोलॉजी हाई रेजोल्यूशन लाइट वेट। ये तस्वीर ऐसे निकाले कि छप जाए आपके दिमाग में। तस्वीर भी नहीं निकालती है ये, आपकी यादों को बरसों संजोए करके रखती है ये। तो दादाजी आपके साथ एक फोटो हो जाए। नमस्कार, आप लोगों का फिर से स्वागत है आज के अपने शो समाज की पीड़ा में। आइए उस सवाल पे बात करते हैं जो मैंने ब्रेक पे जाने से पहले उठाया था। पिछले एपिसोड में मैंने आपको एक तस्वीर दिखाई थी और आपसे एक सवाल पूछा था। वो सवाल था कि आप लोग इतनी जल्दी सब कुछ भूल क्यों जाते हैं। लड़की के साथ जो गैंगरेप हुई है वो इस बात का सबूत है कि देश को रुलाने वाले खबरों के दिन है और साथ में याददाश्त को मजबूत रखने के दिन। हमने आपकी याददाश्त को लेकर तरह तरह के सवाल उठाए थे। हमने कहा था आप हो या नेता हो, पुलिस वाले हो या सिस्टम को चलाने वाले, सबकी याददाश्त बेहद कमजोर है। बिजली से जानना चाहेंगे वो याददाश्त को लेकर क्या कहना चाहिए। अशोक जी, चाहे गैंग रेप हो या भ्रष्टाचार, आतंकवाद हो या किसी का बलिदान, सब अपनी अपनी नैतिक जिम्मेदारी भूल जाते हैं। मेरा सोचना ये है कि इस समाज के लोगों को, इन भ्रष्ट नेताओं को, बल्कि इस पूरे सिस्टम को कुछ भी याद नहीं रहता। हम परिस्थितियों के आगे झुक जाते हैं, इसे बदलने के बजाय इसी के अनुरूप जीना पसंद करते हैं। आप ये कहना चाहते हैं कि मनुष्य परिस्थितियों का दास है और परिवेश ही उसके चरित्र का निर्माण करती है? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मेरा ये मानना है कि लोगों को एक दूसरे के दर्द को समझना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहते हैं? अशोक जी, मेरा विचार ये है कि हमारी ये जो भूली भाली जनता है, इसका जो मेमोरी लॉस है वो बहुत खतरनाक है और ये एक बीमारी नहीं है, एक कह सकते हैं आदत बनती जा रही है आम जनता की भी। अगर हमें कुछ बदलना है तो जो हो रहा है उसे याद रखना होगा, उससे सीखना होगा। मैं बहुत से ऐसे लोगों से आमतौर पर मिलता रहता हूँ जो अपने जीवन में बहुत परेशान होते हैं। उनकी परेशानी की वजह ये होती है कि उन्हें सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता, उन्हें किस रास्ते पर जाना है या जीवन में क्या करना है। कुछ तो ऐसे भी हैं जिनको ये पता होता है कि उन्हें जीवन में करना क्या है, उसके बावजूद भी आर्थिक तंगी के कारण वो अपने जीवन को अच्छे से नहीं जी पाते, या वो जो बनना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, वो नहीं कर पाते। तो मेरे हिसाब से हमारा ये जो आर्थिक ढांचा है हमारे देश का, या हमारे देश की जो सामाजिक व्यवस्था है, जो कि ध्यान दीजिएगा ये आर्थिक ढांचा और सामाजिक व्यवस्था इन्हें बहुत अलग करके नहीं देख सकते। तो हमें इन्हें सुदृढ़ बनाना होगा, इसे और बेहतर बनाना होगा ताकि हमारी इस युवा पीढ़ी को एक आधार मिल सके आगे। आपने बहुत ही अच्छी बात कही, सामाजिक ढांचा। अगर हम बात करें सामाजिक ढांचा और उसकी व्यवस्था की, तो समाज में दरिंदगी का स्तर और भी नीचे गिर गया है। दरिंदगी की घटनाओं को लेकर देश और देश का गुस्सा आपके सामने है। महिलाओं के खिलाफ अपराध की स्थिति पहले से भी बदतर है। यदि सुबह सुबह न्यूज़पेपर के पन्नों को पलटे तो दरिंदगी की शिकार हुई महिला के बारे में पूरी खबर जरूर पढ़ने को मिलेगी। अगर डेटा की बात करें, 29 अगस्त 2013 की छपी मुंबई रिपोर्ट ये बताती है 84% वुमेन एनकाउंटर सेक्सुअल हैरेसमेंट एवरी डे, 83% वुमेन कॉन्स्टेंटली फियर मेल टच, 78% वुमेन डू नॉट सी एनी इफेक्टिव पॉलिसी। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी कमजोर याददाश्त का सीधा फायदा होता है कुर्सी पर चिपके भ्रष्ट नेताओं को और भ्रष्ट अफसरों को।
वो जानते हैं आप उस दिन शोर मचाकर वापस सोने चले जाएंगे। अब अगर हम ये सब भूलने लगे तो सब वैसा का वैसा ही रहेगा, कुछ भी नहीं बदलेगा। आगे कोई और महिला किसी और दरिंदगी का शिकार बनेगी। नेक और ईमानदार नौजवान एक अच्छी नौकरी की बजाय मानसिक रोग से लड़ता रहेगा। आखिर क्या बदलाव लाए हम इस समाज में, इसकी व्यवस्था और अपनी सोच में? कुछ भी तो नहीं। आखिर क्यों? 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 नमस्कार, मैं संजय वर्मा फ्री एक्ट फाउंडेशन की तरफ से एक बार से आपका फिर स्वागत करता हूँ। आइए मैं आपको अपने कलाकारों का परिचय दे दूं। जॉय जी, सिंगर, श्याम जी, सारांश, अशोक जी, जूही, और दिवाकर जी और साथ